अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज के स्टॉक मार्केट के नंबर्स के हवाले से। हमने देखा कि जो मंडे का दिन था, कल का दिन, उसमें थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड पाया जाता था। आज के दिन थोड़ा मिक्स ट्रेंड है, खासकर मार्केट के अंदर जिस तरीके से इंट्राडे हाई बना और बाद में मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दिए, लेकिन हमने देखा कि क्लोजिंग टाइम तक मार्केट इसको सस्टेन ना कर सकी और फाइनली क्लोजिंग जो है वो एक डिक्लाइनिंग नोट के साथ हुआ, यानी कि 1500 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन आज के मार्केट में देखा गया। ये तमाम चीज़ें इसलिए भी दिखाई दे रही हैं कि इंटरनेशनली तमाम चीज़ें जब क्लैरिटी की तरफ आ रही हैं, लास्ट वीक एक पॉजिटिविटी थी, इसके बाद मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है और दिस इज़ द रीज़न कि मार्केट के अंदर चीज़ें जो है वो थोड़ी सी एक मिक्स ट्रेंड शो करते हुए या फिर एक वॉलेटिलिटी के साथ जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे कि मार्केट्स के जितने इफ्स एंड बट्स रेज हो रहे हैं, इनके पीछे क्या क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से इसको सेटल डाउन किया जाएगा। आगे म्यूचुअल्स के हवाले से क्या चीज़ें हैं, प्राइस अर्निंग मल्टीपल में जो है वो कितना डिफरेंशिएट है, वो भी आज हम बात करेंगे। एसएमईज के हवाले से बताएंगे। कल भी हमने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट्स के नंबर्स बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बहुत कीन दिखाई दे रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग दी गई, उनकी एक इजलास चेयर किया गया प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से और इसके अंदर उनको तमाम ब्रीफिंग दी गई कि किस तरीके से एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से एक्सपोर्ट को मजीद एक सफिशिएंट किया जा सकता है, क्योंकि नंबर्स हमारे पास अभी तक रेमिटेंसेस को पैरेलल नहीं कर पाए। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे कि एक जामिया रोड मैप यानी कि एक स्ट्रेटजी बनाने का जो हुक्म है प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से वो दिया गया है कि किस तरीके से एसएमईज को प्रमोट करना है, क्योंकि किसी भी मुल्क की आप सक्सेस स्टोरी देखें तो उसके अंदर जो एसएमई सेक्टर का रोल है वो बहुत वाज़ेह होता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये हिदायत जारी की कि एसएमई के लिए कोई एक हिकमत अमली बनाई जाए कि किसी ना किसी तरीके से इनको फैसिलिटेट किया जाए और आगे बढ़ के फिर ये हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स, क्योंकि छोटी छोटी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो ही एक बड़ी एक्सपोर्ट के नंबर्स हमारे सामने आएंगे और डिफरेंट सेक्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान का इलाकाई तवानाई और तजारती ताल्लुकात और रवाबत बढ़ाने पर इतफाक़ किया गया है। तो किस तरीके से जितना ज़्यादा पावर सेक्टर के अंदर हम देखें चीज़ें, पावर जनरेशन के हवाले से देखें, ट्रेड के हवाले से देखें, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हमारी डिप्लोमेसी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और यही एक फॉरेन डिप्लोमेसी है जिसका हम इम्पैक्ट पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हैं। साथ साथ आपको बताएं कि एफबीआर का एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में अहम तरमीम मुतारिफ कराने का फैसला है। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे कि किस तरीके से ये आगे बढ़ेंगे और साथ साथ बजट 2026-2027 टैक्स के बजाय तकरीबन हम समझते हैं कि जो नए टैक्सेस हैं वो नहीं लगेंगे, बल्कि तकरीबन 780 बिलियन रुपीस के नफाजी इकदाम पर गौर किया जाएगा। तो वो क्या क्या चीज़ें होंगी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं अजहर बाटला साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास स्टॉक मार्केट्स की हाईलाइट्स भी मौजूद हैं, वो देखते चलते हैं कि आज की मार्केट में क्या परफॉर्मेंस है, मार्केट ने किस तरीके से अपनी जो पूरे डे थ्रू आउट जो डे की परफॉर्मेंस थी उसको कैसे पंच किया। लेट्स हैव अ लुक। 100 इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,70,506.31 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,71,571.55। लोअर वाज 1,68,823.31 एंड फाइनली क्लोजर 1,68,916.22, यानी कि चेंज रहा 1,590.09 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। नेक्स्टली हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मौजूद हैं वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से, वो भी देखते चलते हैं। सनर्जी इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.15 के इजाफे के साथ, 8.81 पे क्लोजर, 154.12 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। हेस्कॉल 2.41 का डिक्लाइन देखा गया, 22.32 पे क्लोजर रहा, 113.57 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। थर्ड स्कॉट पे के इलेक्ट्रिक, तो कल के दिन आपको याद होगा एक हेफ्टी वॉल्यूम्स पॉजिटिव जोन में जनरेट हुए थे कल के दिन। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की गई है, 0.38 का डिक्लाइन, 8.57 पे क्लोजर, 107.54 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। एंड फोर्थ स्कॉट पे TPL 0.27 का इजाफा, 11.15 पे क्लोजर, 67.87 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। एंड लास्टली आगा स्टील 0.64 का
डिक्लाइन देखा गया, 8.27 पे क्लोजर रहा, 34.89 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। ये थे आज के वॉल्यूम लीडर्स, जो कि एक हम देख सकते हैं थोड़े से वॉल्यूम्स में आज इजाफा देखा गया। कल के बरक्स आज के दिन जो वॉल्यूम्स हैं वो ज़्यादा अच्छे जनरेट हुए हैं। तो अजहर बाटला साहब को हम वेलकम करेंगे। अजहर साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज का जो ये मिक्स ट्रेंड है, इसको कैसे आप समराइज करेंगे? लास्ट वीक एक पॉजिटिविटी थी, इस वीक के आगाज से ही थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड दिखा जा रहा है। मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग भी है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी है, और मिक्स इस वजह से कि जो इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है वो कभी बढ़ रही है और कभी थोड़ा सा एक ड्राई भी हो जाते हैं, क्योंकि कल के दिन हमने वॉल्यूम्स थोड़े ड्राई देखे थे, आज हमने उसमें एक बाउंस बैक देखा। क्या कहेंगे? ये तकरीबन 10th वीक हो गया है वॉर का, और आपने देखा होगा कि जब ये वॉर अपनी पीक पे थी, जब स्टार्ट हुई, पहले थोड़ा सा मार्केट ने उसको रेजिस्ट किया, उसके बाद एक मेजर डिक्लाइन आया। फिर जब वो पॉजिटिव न्यूज आई और पाकिस्तान ने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया निगोशिएशन में और टॉक्स में, तो मार्केट ने अपना 145,000 का जो लॉस था, 175,000 आ गई। अभी मार्केट जो है वो आप जो यहाँ आपने डिस्क्राइब किया कि साइड में घूम रही है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क अब रेज हो गए हैं, क्योंकि 10वां हफ्ता ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट देखें, खासतौर पर नॉर्थ अमेरिका में या यूएस में, उन्होंने तो अपनी उन्हीं लेवल्स को वापस अचीव भी कर लिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा इकोनॉमी के लिए या एक वो क्वेश्चन मार्क है, वो ये है कि क्या ये सस्टेनेबल है। आवाज आ रही? जी जी आ रही है, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो जब आपकी ऑयल प्राइसेस अब $100 बैरल पे होवर अराउंड कर रही है, तो आपकी हर चीज की इनपुट कॉस्ट, चाहे वो फूड आइटम हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, वो अफेक्ट हो रही है, एयरलाइन इंडस्ट्री हो। तो ये सारे जो ब्रॉड बेस्ड इफेक्ट हैं, वो मार्केट में डेफिनेटली अपना एक सॉर्ट ऑफ वेइंग डाउन कर रहे हैं मार्केट को। और लिक्विडिटी जो पाकिस्तान, हमेशा आप देखें, एक अल्लाह ताला की तरफ से भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि सपोर्ट आ जाती है कि मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस हुआ और उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बहुत सफर करेगा। रेमिटेंसेस भी आप देखें बहुत स्ट्रांग है इस वक्त, 40 बिलियन तक हम साल का रेमिटेंसेस में ले रहे हैं। फियर ये किया जा रहा है कि क्या ये वॉर के इफेक्ट की वजह से डिक्लाइन होगा, लेकिन मेरे ख्याल में मई तो स्ट्रांग उस इतना होगा जितना पिछले 4 महीने रहे हैं इस साल के। तो अगर रेमिटेंसेस आपकी स्ट्रांग रहती हैं, करेंसी आपकी स्टेबल रहती है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपके रहेंगे। हमने उसमें देखा पाकिस्तान में भी इंटरेस्ट रेट उन्होंने 1% बढ़ाया, और आगे भी चल के फेयर्स हैं मार्केट में। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्केट का काफी इंक्रीज जो है वो किलर होता है, क्योंकि वो ऑपोजिटली की कोऑर्डिनेशन होती है, कोरिलेटेड होते हैं। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, स्टॉक मार्केट उसका नेगेटिव इफेक्ट भी आता है और डिक्लाइन भी करती है। तो बेसिकली होप ये किया जाना चाहिए कि ये वॉर का जो वॉर चल रही है, इसके कोई ना कोई ऐसी सेटलमेंट हो जाए जिसमें बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान बेनिफिट कर सकता है। उसमें यह है कि ईरान के साथ ट्रेड खुल जाए, ईरान का जो ऑयल है वो आपको अवेलेबल हो जाए। एक तो उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, और दूसरी बात यह है कि उसकी अवेलेबिलिटी, क्योंकि नेक्स्ट डोर नेबर है, तो आपको उसकी जो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बहुत कम होगी, और बहुत क्या कहते हैं बहुत बड़ा पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा हो जाता है। अभी भी हम बात करते हैं कि जिस स्मगल्ड ऑयल और ईरान से आ रहा होता है, तो इमेजिन करें कि अगर ये ऑफिशियल चैनल से आपकी मेजर इंपोर्ट 40, 50, 60% जितना भी आप वहां से ले सकते हैं, वो पर पूरी होना शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान के लिए जो सिनेरियो बन रहे हैं वो काफी पॉजिटिव है। लेकिन जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती, तो स्टॉक मार्केट आपकी बेस्ट साइडवेज रहेगी या थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट रहेगी, क्योंकि ऑयल इनपुट जो है या जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, वो डे टू डे में लोग इन तमाम सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि इन्वेस्टर्स भी समटाइम्स थोड़े शाय हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ कल के दिन जैसे वॉल्यूम्स ड्राई हो गए थे, वीक का आगाज एक नेगेटिव जोन पे या डिप्रेशन के साथ होता है, तो पूरा वीक एक डिप्रेशन जो है वो कायम रहता है। अगर यही एक हम कह सकते हैं एंथुसियास्टिक परफॉर्मेंस देखी जाती है मंडे के दिन से, तो पूरे वीक वो कंटिन्यू करती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? किस तरीके से इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, या वो जैसे ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ अगर आ रहे हैं, तो अभी जो मार्केट के लेवल्स हैं इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए उनको? ये मार्केट बिल्कुल ऐसी जगह पे है जहां से अपसाइड डेफिनेटली है, लेकिन डाउनसाइड प्रोटेक्टेड नहीं है, जस्ट बिकॉज जो भी हमने आपसे डिटेलमेंट फैक्टर्स की बात की, खासतौर पे जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है ऑयल की वजह से, और इन्फ्लेशन जो फिर बाकी फूड आइटम्स और हर चीज में आएगी। तो
इन्वेस्टर को कॉन्शियसली मार्केट में इन्वेस्टेड होना चाहिए और बाय ऑन डिप वाला उनको भी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि जो न्यूज फ्लो है वो डिक्टेट कर रही है मार्केट की डायरेक्शन। आज अगर न्यूज वो आता है कि ब्रेक डाउन हो गया है टॉक्स का, या दोबारा मिसाइल चलना शुरू हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है मार्केट पे, और फिर उसके सेंटिमेंट तो जाहिर है फिर खराब हो ही जाते हैं। तो मोमेंटम आपका जो है वो लीड कर रहा है न्यूज फ्लो। पिछले अगर आप 10 हफ्ते को निकाल लें, मेरा ख्याल में इन्वेस्टर्स की जो नर्व्स हैं वो बहुत ज्यादा टेस्ट हुई हैं, क्योंकि जब वो सो रहे होते थे तो कुछ और न्यूज होती है, जब उठते हैं तो कुछ और होती है, मार्केट जब स्टार्ट होती है तो कोई और न्यूज आई भी होती है, और जी। टुवर्ड्स द एंड कुछ और आ जाती है। तो ये न्यूज फ्लो जो है वो इतना ज्यादा डिक्टेट कर रहा है मार्केट को, और उसकी वजह से मेरा ख्याल में बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो वेट एंड सी तो मैं नहीं कहूंगा, बट अपने जो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मैं ख्याल में ना लेवरेजिंग को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है और ना करना चाहिए, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ ना, जब मार्केट आपकी न्यूज बेस्ड हो जाए, और वो भी न्यूज जो इंटरनेशनल न्यूज है, जो कि लोकल डोमेस्टिक न्यूज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो न्यूज जब आप राइट। इतना ज्यादा प्रेडोमिनेट करती है तो फिर आपको इफेक्ट आता है। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि जो सिनेरियो जो बन रहा है उसमें यह है कि ईरान के साथ जिस तरह की भी सेटलमेंट होती है उसमें पाकिस्तान का रोल भी होगा। पोस्ट वॉर मिडल ईस्ट के जो पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो प्रॉपर्टी में भी देख लें, पाकिस्तान में वापस इंटरेस्ट आ रहा है, या पाकिस्तान की जो आउटफ्लो हो रही थी वो पाकिस्तान ही में इन्वेस्ट हो रही है। तो ये दोनों चीजें लिक्विडिटी के लिहाज से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के लिए भी और प्रॉपर्टी मार्केट के लिए भी बहुत पॉजिटिव है, कि जो आउटफ्लो या लोग बाहर एवेन्यू ढूंढते थे पाकिस्तानी इन्वेस्टर, वही अगर पैसा अपने पाकिस्तान में लाना शुरू करे तो ये मार्केट 2 लाख या उससे ऊपर जाना, इंडेक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर आपका जो पी है वो भी री रेट हो जाएगा। अभी हम 6-8 के पी है, अगर 10-12 का पी है मार्केट का हो जाए, तो मार्केट हैज द पोटेंशियल ऑफ गोइंग टू 250,000, प्रोवाइडेड ये जो सेटलमेंट्स हैं, वॉर है, इसकी जो सिनेरियो है वो क्लियर हो जाए आपको, कि अगले 2 से 3 महीने में क्या सिनेरियो बन रहा है, और पोस्ट वॉर जो डेफिनेटली वो अच्छा, डिक्लाइन भी अनिल होगी। साहब, अपार्ट फ्रॉम मार्केट अगर हम बात करें एसएमई सेक्टर के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इजलास चेयर किया, एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए स्ट्रेटजीज भी उनको ब्रीफिंग दी गई, उसके हवाले से कुछ नए फ्रेमवर्क बनाए गए, और एसएमई सेक्टर को प्रमोट के लिए काफ़ी काम करने की हिदायत की गई। एसएमई सेक्टर बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि हमारे लिए बैकबोन साबित हो सकता है, क्योंकि तमाम सक्सेस स्टोरीज हम देखें अगर चाइना के हवाले से, जापान के हवाले से, तो एसएमई जो सेक्टर है इसी ने तमाम जो एलएसएम है वही इसके अंदर कह सकते हैं ना, हम एक तब्दील हुए हैं वो। तो इसके लिए एक जामे रोड मैप बनाने की हिदायत जारी की गई है, और ख़ासकर एसएमई जिस तरीके से हमारे यहाँ प्रमोट हो रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में उनकी पार्टिसिपेशन हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसके हवाले से भी बताइएगा। और दूसरा ये कि हमारे पास जहाँ हम एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहीं एफबीआर की जानिब से एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में एक अहम तरमीम मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। वो आपको याद होगा 2021 के अंदर ये एक तरमीम पेश की गई थी, तो इसके अंदर थोड़ी सी अब चेंजेस, अमेंडमेंट जो है वो की जा रही है। तो ये भी बताइएगा कि इस फैसिलिटेशन स्कीम से क्या फ़ायदा होगा और एसएमई सेक्टर कैसे प्रमोट होगा। देखिए जी, आपने ना सवाल एसएमई की जो आपने अफादियात बता दी हैं, चाहे वो इवन टर्की हो और कंट्रीज भी हों, उसमें जो बैकबोन था और उसका जो इंजन ऑफ ग्रोथ होता है वो एसएमई ही होता है, और ये प्रूवन फैक्टर है अगर आप पिछले 50 साल में जो भी इकोनॉमी ने ग्रो किया है। देखिए, कहना, रिफॉर्म्स की बात करना ये सब अच्छा लगता है, और आपने कहा आप इकोनॉमी से इतने से रिलेटेड है, ये हमेशा बात की जाती है और हमेशा कहा जाता है जी बहुत जरूरी है ये। लेकिन जब तक कोई ग्राउंड पे रियलिटी चेंज नहीं होगी टैक्सेशन के लिहाज से, जो एसएमई को जो फैसिलिटीज दी जाती हैं, आप चाइना में, आप चाइना ना, चाइना तो बहुत मेरा ख्याल में एडवांस हो जाएगा, आप बाकी टर्की और अपने उन कंट्रीज में जिन्होंने पिछले 15-20 साल में किया है, कि आप देखें तो सही कि उन्होंने कितना कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट करके अपनी एसएमई को सपोर्ट किया, और ना सिर्फ वो सपोर्ट ऐसी थी कि वो अपना परफॉर्म कर सके, वो कम्पीट कर सके और एक्सपोर्ट कर सके। चाइना में उनको जो फंडिंग होती है, उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो उनके जो गवर्नमेंट उनके साथ इतना ज्यादा इन्वॉल्व होती है कि आप हैरान हो जाएंगे, और उनकी सक्सेस को वो अपनी सक्सेस समझते हैं। अगर आप थोड़ा सा हो जाएगा, बैड कमेंट हो जाएगा, यहाँ तो ऐसा लगता है कि उनके फेलियर्स पे जो गवर्नमेंट मशीनरी है, चाहते हुए या ना चाहते हुए, उनके फेलियर पे वो कर रही है। इतना उनको टफ इन्वायरमेंट मिलता है, बी इट फंडिंग, बी इट क्या कहते हैं यूटिलिटीज। आप ये देखें ना कि जी, आप इतने महंगे महंगे बिजली खरीद के आपके प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे
कंपेटिटिव हो सकती है। फिर आपकी लोड शेडिंग, कराची में तो आप बिजनेसमैन, तो मैं कहता हूँ जी वहां पे जहाद करते हैं, वो पानी अपना खुद खरीदते हैं, गैस अपनी खुद खरीदते हैं, बिजली, सिक्योरिटी, उसके बावजूद वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करते हैं, और फिर भी उनको क्या कहते हैं, बुरा भला ही कहा जाता है, मेरा ख्याल में उनको कोई इतना चलें, सपोर्ट ऐसा नहीं कुछ भी मिलती। नहीं है, इतना भी बुरा एनवायरनमेंट नहीं है। इफ यू आर ओवरसीज इट डजंट मीन कि आप सिर्फ कहीं सुनी बातों पे जो है वो नहीं 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 अपने नहीं, ये कान तो धरें। देखिए ओवरसीज आप में आके आज यहाँ देख नहीं भी नहीं सकते हैं नहीं कि नहीं, बिजनेसेस के हवाले से बिल्कुल काफी नहीं नहीं, बेहतर हालात हैं पॉजिटिव, देखिए आसिफ साहब। पॉजिटिव बात करना बहुत जरूरी, पॉजिटिव बात करना बहुत जरूरी है, बट अगर आप रियलिटी में वो काम करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर के साथ बैठ के और एसएमई बिल्कुल सेक्टर के बिल्कुल। साथ बैठ के प्रमोट करना चाहिए, और उनकी देखिए वन विंडो ऑपरेशन रखें, उनकी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करें। अगर तो कोई गलत काम कर रहा है तो उसको पेनलाइज करें, हर जगह होते देखिए हैं अच्छे और बुरे टैक्सेशन के लोग। हवाले से आपको पता है कि किस तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जाता है और किस तरीके से लोग टैक्स चुराते भी हैं। तो अगर आप एक तरफ देखें बिल्कुल तो जहां यहाँ प्रोज दिखाई देते हैं वहीं कॉन्स भी हैं या ड्रॉबैक्स भी हैं, तो इससे बिल्कुल हम बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ सकते। हालांकि गवर्नमेंट बिल्कुल के अगर हम चैलेंजेस देखें तो वो अपनी जगह पर बेहतर हैं कि वाकई चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस के साथ सर्वाइव करना, उसके बावजूद फैसिलिटेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। तो ऑफ कोर्स ये जो फैसिलिटेशन स्कीम आ रही है इसके अंदर कोई ना कोई फैसिलिटेशन दी जाएगी। बजट के हवाले से लेट्स क्या होप। कहेंगे? बजट 2026 2027 पेश किया जाएगा, तो इसके अंदर जो नए टैक्सेस हैं इसके बजाय 780 बिलियन रुपीस के नफाजी इकदाम पर गौर किया जा रहा है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में जो आपका फॉर्मल सेक्टर है वो फुली या मैक्सिमम टैक्स है, तो मेरे ख्याल में और एवेन्यूज भी ढूंढने चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम IMF प्रोग्राम में है, तो ये रियलाइज करना पड़ेगा, चाहे वो पेट्रोलियम लेवी हो, सैलरी क्लास पे टैक्स हो, वो उनका काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है कि आप अपना जो टैक्सेशन मेजर है उसको क्या कहते हैं, जाहिर है जो भी फॉर्मल सेक्टर होगा वही टैक्सेशन के अंडर आएगा ना। तो मेरा ख्याल में जिसमें आप बात कर रही थी और एवेन्यूज पे भी काम करना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए वो सेक्टर्स को जो क्या कहते हैं ऑनेस्टली और रेगुलरली टैक्स पे कर रहे हैं, चाहे वो जो जिसमें आपको प्लग करना है एफबीआर को और गवर्नमेंट को, वो लीकेजेस जिसमें अभी हमने बात की कि अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, जहाँ पे टैक्सेशन नहीं कलेक्ट हो रहा उसको मेरा ख्याल में गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली, जिस तरह एसएमई को उन्होंने प्रायोरिटाइज किया है, इसी तरह ऐसे सेक्टर जो कि अंडर टैक्स हैं या टैक्स कंप्लायंस नहीं कर रहे या टैक्स नहीं दे रहे हैं, चाहे वो आपका रिटेल हो, जो भी सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट के पास उनका डेटा भी है, उनके पास उनकी स्पेंडिंग भी है, उनकी अर्निंग्स भी हैं, मेरे ख्याल में उसको उनको करना चाहिए ताकि सैलरी क्लास में इतनी बड़ा जो आपका कंट्रीब्यूशन है ये नहीं होनी चाहिए जीडीपी में, क्योंकि सैलरी क्लास तो अपना डे टू डे ऑनेस्ट अर्निंग अर्न करके अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं। वो सेक्टर चाहे वो बिजनेसमैन के हों या रिटेल के हों, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है, जहाँ पे वो अपने आप ग्रो कर रहे हैं, उनके पास और भी एवेन्यूज हैं, उनको वो टैक्स भी करें और सैलरी क्लास को स्लोली स्लोली रिलीफ की तरफ लेके जाएं। क्योंकि आप सोचते हैं कि आपका टैक्सेशन जो है वो क्या कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड जैसा है फॉर सैलरी क्लास, लेकिन फैसिलिटीज या वो जो एनवायरनमेंट मिल रही है वो उस तरह की नहीं है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट को, और ये आप देखेंगे उसके थोड़े बहुत ग्राउंड पे भी आपको उसका नजर आ रहा होगा इफेक्ट, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रश और रोड्स पे, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस 414 415 पे है, जाहिर है फिर आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर चीज से रिलेटेड हो जाती है, तो वो रोड पे जो आपको अनहैप्पीनेस या वो जो नजर आएगी अनसर्टनिटी वो बढ़ती जाएगी जब तक सैलरी क्लास या लोअर और मिडिल क्लास को कोई रिलीफ किसी भी फॉर्म में गवर्नमेंट दे, चाहे वो टारगेट सब्सिडी हो या किसी भी तरह से हो, और बजट में कोशिश यही की जाए जिस तरह आप एसएमई का कहने आए हो कि वो जो मेजर्स हों या जो टैक्सेशन मेजर्स हों वो इस तरह की हों कि वो सेक्टर जो अंडर टैक्स हैं या नॉन टैक्स हैं अब तक उन पे गवर्नमेंट अपना पूरा फोकस करे और इकोनॉमी को रिवाइव करने में उनकी कंट्रीब्यूशन को जस्टिफाई करे। हर सेक्टर को उतना ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए जितना उसका जीडीपी में बिल्कुल वेटेज है। अच्छा अजहर साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान एंड तुर्कमानिस्तान का रिलेशनशिप, या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन डिप्लोमेसी बहुत बेहतर दिखाई देती है इलाकाई तवानाई के हवाले से, या हम कहें कि ट्रेड के हवाले से एक्सपेक्ट्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है, इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए इत्तफाक किया गया है दोनों कंट्रीज़ की जानिब से। तो पाकिस्तान एंड तुर्कमानिस्तान कैसे ट्रेड रिलेशंस हो सकते हैं आने वाले दिनों में, क्या कहते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ना, वही मैं कहता हूँ ना कि आप इतनी सही जगह हैं कि अगर आप अपने मुस्लिम कंट्रीज नहीं बल्कि पूरे रीजन में वेरी वेल प्लेस्ड भी हैं, और पोस्ट लास्ट ईयर मई 2025 के बाद पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक वो हुआ है, और पिछले 4 महीने में खुद आप कह रहे कि ना सिर्फ कर बढ़ा है बल्कि हमें उसके मेरा ख्याल में उसको मोनेटाइज भी करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बेटर बिजनेस रिलेशनशिप, जिसमें आपको सबसे बड़ा इम्पोर्ट
करें ऑयल आपका इजी टर्म्स पे और आसान टर्म्स पे और जी सस्ता। सेकेंडली आपके जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं लैंड सी और उसको जितना मैक्सिमम आप उन कंट्रीज के साथ जिनकी आपकी रिलेशनशिप अच्छी हुई है या न्यूली बिल्ड हो रही है उसको ना सिर्फ एक्सप्लॉइट करें बल्कि पुरानों को कंसोलिडेट करके ग्रो करें उसमें, चाहे वो यूरोप हो, यूएस मार्केट्स हो या वो देखिए मार्केट नई 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 हो या पुरानी हो, उनको मेंटेन भी करना पड़ेगा और ग्रो भी करना पड़ेगा। दो तीन चीजें जो हमने बार बार इसमें रिपीट है, इनपुट कॉस्ट और कंपेटिटिवनेस को गवर्नमेंट बैठ के इंश्योर करे, क्योंकि जाहिर है प्राइवेट सेक्टर का अपना भी काम होता है वो करने का, लेकिन एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे तो मेरा ख्याल में तुर्कमेनिस्तान हो गया या और कंट्रीज होगी उसमें पाकिस्तान का प्रोडक्ट का जाना और पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करना कोई इतना एबनॉर्मल चीज नहीं होगी। और स्पेसिफिकली जो पिछले 3-4 महीने इवेंट हुए उसकी वजह से एक पॉजिटिव इमेज भी हुआ है और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी है। उसको देखें आयरन एंड सॉल्ट वाली बात है ना, इस वक्त है उसको जितना भी आप वो करेंगे और पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स सेकंड टू नन, तो अगर जब वहां पे जाना शुरू होंगी उनको मार्केट मिल जाएगी, एक दफा फुट इन द डोर मिल जाएगा, आपके बिजनेसमैन को वहां पे जाके क्या कहते हैं एवेन्यूज मिल जाएंगे, तो आप यकीन करें जो अभी हमारा हम एक्सपोर्ट की जो फिगर है उसको बार बार सोचते हैं कि किस तरह से कोई डबल डिजिट में ग्रोथ है, तो ये तो आपको रेगुलरली होगा और ये 10 साल तक आपको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ चाहिए एक्सपोर्ट बढ़ा के, ताकि आपका जीडीपी और पर कैपिटा इनकम जो है जो कि ऑलमोस्ट लोएस्ट है इन द रीजन वो रीजनेबल लेवल पे आ जाए और उसके बाद आप देखेंगे मोमेंटम। बिल्कुल सही फरमाया आपने अजहर बाटा सर, काफ़ी हमारे पास डिटेल्स आपसे शेयर हमने की, क्योंकि ओवरऑल हम देख भी रहे हैं कि इकॉनमी के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करते हुए दिखाई दे रही है। वेल थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया। आज के दिन हम जहाँ बजट के हवाले से बात कर रहे हैं वही हमने आपको बताया कि एक्सपोर्ट के लिए खासकर SME सेक्टर को फ़रोग देने के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटेशन एक या कह सकते हैं हम एक स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है, फैसिलिटेशन प्लान तैयार कर रही है, ताकि छोटे छोटे जो कारोबार हैं या छोटे छोटे जो कारोबारी तबके हैं उनको बड़ा ज़रा हम कह सकते हैं फैसिलिटेट हो या उनको एक इनेबलिंग एम्प्लॉयमेंट मिले, जिसकी वजह से उनको एक तरक्की भी मिलेगी और दूसरा ये कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि छोटे कारोबार जो होते हैं वो काफ़ी हद तक मददगार साबित होते हैं LSM के अंदर। जितने ज़्यादा बड़े LSM बन जाते हैं उतने ही छोटे कारोबार मज़ीद पैदा होते हैं। तो आज इसके हवाले से हमने डिटेल डिस्कशन भी की, कमोडिटीज़ के हवाले से अपडेट्स मौजूद हैं वो देखते चलते हैं आज की मार्केट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। लेट्स हैव अ लुक। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,93,917 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 4,23,904, इंटरनेशनल गोल्ड पर ऑन्स $4,732.06, ऑयल WTI पर बैरल $101.34, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 107.5। आप देख सकते हैं गोल्ड के प्राइसेस इंटैक्ट दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो ऑयल प्राइसेस हैं उनमें थोड़ा सा एक अपवर्ड डायरेक्शन आज के दिन देखी जा रही है। अब यही इंटरनेशनल जो एक ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हो रही है यही लोकल मार्केट पे इम्पैक्ट करती है और नेगेटिव साबित होती है। नेक्स्टली हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मौजूद हैं, देखते चलते हैं। करेंसी रेट्स में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 327.48 रुपीज़, सेलिंग वॉज 328.07। यूके पाउंड बाइंग रही 378.32, सेलिंग वॉज 379 रुपीज़। US डॉलर बाइंग रही 278.55, सेलिंग वॉज 279.05 एंड लास्टली चाइनीज ऑन बाइंग रही 41.01, सेलिंग वॉज 40.08। नेक्स्टली GCC करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। आज की मार्केट में सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.25 रुपीज़, सेलिंग वॉज 74.38। UAE दिरहम बाइंग रही 75.86, सेलिंग वॉज 75.99। कतरी रियाल बाइंग रही 76.48 रुपीज़, सेलिंग वॉज 76.62 एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 910.15, सेलिंग वॉज 911.78। ये थे फॉरेक्स एंड करेंसी के प्रॉपर्ली आज के रेट्स अपडेट्स के हवाले से। और साथ साथ हम देख रहे हैं जो कमोडिटी मार्केट है इसमें फ्लक्चुएशन से इम्पैक्ट्स लोकली जो एक पास ऑन है वो हो रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ऑयल प्राइसेस में एक अपवर्ड डायरेक्शन लोकल मार्केट में देखी जा रही है। कुछ एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने किफ़ायत-शवारी मुहिम में 13 जून तक तौसी कर दी है और इसके क्या अपडेट्स होंगे आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशंस भी करेंगे। साथ साथ आपको पाकिस्तान एंड चाइना एक रिलेशनशिप के हवाले से बताएं कि हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग और हम कह सकते हैं ब्रदरली कंट्रीज़ जो कि आने वाले दिनों में मज़ीद अपने रिलेशनशिप को मुस्तहकम करने के लिए और भी MOU साइन करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि हम देख रहे हैं कि B2B रिलेशन को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। हमने ये देखा कि B2B इवेंट में तकरीबन 27 MOUs जो हैं वो साइन हुए और इसमें सबसे ज़्यादा जो बैटरी स्टोरेज का सेक्टर है ये नुमाया रहा। आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तकरीबन 74 कंपनी से ज़्यादा जो है मौजूद थी और तकरीबन 105 मंदुमीन और पाकिस्तान भर के अहम सनती और तजारती जितने ज़्यादा बिज़नेस कम्युनिटी थी उन्होंने पार्टिसिपेशन की। तकरीबन 136 कंपनीज थी पाकिस्तान से जिन्होंने पार्टिसिपेशन की और ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग वहाँ पर आए जिस तरीके से उनके एक कंबाइंड रिलेशनशिप हुए यानी कि B2B रिलेशन स्ट्रॉन्ग हुए उससे आने वाले दिनों में हमारे पास बहुत सारी एफर्ट्स दिखाई देंगी। उससे जितने सेक्टर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन दिखाई देगी और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसके फ़रोग़ के लिए काफ़ी काम किया जाएगा। ख़ासकर हम देख रहे हैं कि अगर बैटरी के हवाले से या फिर कहें कि होम अप्लाइंसेस के हवाले से चीज़ें हैं ये जो है वो सरे फहरिस्त हैं। और अगर आपको बताएं कि यहाँ पे तकरीबन $40 मिलियन का जो एक हम कह सकते हैं कि बड़ा मुआहदा है वो भी किया गया है। तो ये आज के दिन की जो डेवलपमेंट्स आपको बता रहे हैं पाकिस्तान एंड चाइना B2B इवेंट के हवाले से ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है और आने वाले दिनों में इसके जो सम्राट हैं वो भी हमें दिखाई देंगे। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। SIFC के हवाले से बताएं आपको जहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में और एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, वहीं इसकी मावनत से हम देख रहे हैं कि जेट ग्रीन एयरलाइन के आगाज़ का जो एक सिलसिला है वो शुरू हो रहा है, इसकी राह हमवार हो रही है। तो इससे क्या क्या होगा, किस तरीके से आम लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे, आज हम ये भी बात करेंगे। और आपको रेमिटेंसेस के हवाले से खुशखबरी दें कि हमने बताया भी था आपको कि $3.4 बिलियन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे रिसीव हुए हैं। यकीनन पाकिस्तान के 34 अरब जो हम कह सकते हैं कि $3.4 बिलियन की तरसीलात ज़र जो है वो मौसूल हुई है। तो ये एक बड़ी खुश खबरी है पाकिस्तानीज़ के लिए। तो इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, इकॉनमी के हवाले से वापस आते हैं, सेकंड सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तरसीलात ज़र में इजाफे और IMF की किस्त मंजूरी से वतन अजीज के ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत होंगे, रुपए पर दबाव कम होगा, बैरूनी अदायगियाँ बेहतर और आलमी मालियाती एतमाद में इजाफा होगा। मौजूदा हुकूमत की ओवरसीज दोस्त पॉलिसियों के नतीजे में वतन अजीज को रवा माली साल के पहले 10 माह में लगभग $34 अरब की तरसीलात ज़र मौसूल हुई, जबकि आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के लिए $1.29 अरब कर्ज प्रोग्राम की नई किस्त मंजूर कर ली है। इन दोनों पेशरफ्तों से वतन अजीज के ज़र मुबादला के ज़खायर पर मुस्बत असरात मुरतब होने की तवक्को है। तरसीलात ज़र में 8.5% इजाफा इस बात का इशारा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी मईशत को मुसलसल सहारा फराहम कर रहे हैं। अप्रैल 2026 में $3.5 अरब मौसूल हुए, जिससे डॉलर की फराहमी बेहतर हुई और रुपए पर दबाव में कमी आई। वतन अजीज में निस्फ से जायद तरसीलात सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक से आती हैं, जहाँ अभी इलाकाई कशीदगी के बायस हालात मखदूश हैं। दूसरी जानिब IMF की किस्त बराह रास्त स्टेट बैंक के ज़खायर में शामिल होगी, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर में फौरी इजाफा मुतवक्के है। माहिरीन के मुताबिक तरसीलात ज़र और IMF फंडिंग के बायस कलील मुद्दत में रुपए के इस्तेहकाम, करंट अकाउंट दबाव में कमी और बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। ताहम पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बरामदात में इजाफा और मुआशी इस्लाहात नागुज़ीर रहेंगी। एग्जैक्टली 10 मंथ्स में $34 बिलियन की तरसीलात ज़र मौसूल होना ये एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कामयाबी है। लास्ट ईयर के नंबर्स $38 बिलियन थे, इस बार $34 बिलियन 10 मंथ्स में हो चुके हैं। इट मीन्स कि अभी फिस्कल ईयर का ख़त्म होना बाकी है और जब ये ईयर एंड होगा तो उस वक्त हमारे पास क्या नंबर्स आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये बहुत ही एक बड़ी खुशखबरी है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। थैंक यू वेरी मच, आपको इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर साहब ये बताइए कि आपने रिपोर्ट भी देखी है, रेमिटेंसेस में एक फिनोमिनल चेंज आते हुए सिंस 2 इयर्स दिखाई दे रहा है।
वर्कफोर्स भी ऐड ऑन हो रही है, हर साल पाकिस्तान से कह सकते हैं हम अच्छा वर्कफोर्स जो है वो दूसरे मुल्कों में जा रहा है, और अपनी फैमिलीज़ को जब ये ज़र मुबादला भेजता है तो ये बहुत ही एक अच्छे से हम कह सकते हैं ऑफिशियल चैनल्स से भेजने का जो एक नंबर्स हैं हमारे सामने, वो $34 बिलियन सिर्फ 10th मंथ के आ चुके हैं। यानी कि क्यूमुलेटिव एक अगर हम कहें कि ये ईयर जब एंड होगा तो $38-39 बिलियन तो हो ही जाएंगे। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आप 34 बिलियन को 10 से डिवाइड करें, 3.4 आता है, जी और आने वाले 2 महीनों में भी आप 3.4 को इसमें ऐड करेंगे तो ये 40 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। मेरा ख्याल है 41 बिलियन के करीब फर्स्ट टाइम क्लोज होने जा रहा है। और हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, जो वहाँ पे पैसे कमा के और सारा कुछ अपने मुल्क के अंदर भेज रहे हैं। और वो ज़र मुबादला जो है हमारे बहुत इम्पोर्टेंट काम आ रहा है मुल्क के अंदर। और अभी तो ये कि कुछ जंग के हालात हैं, अल्लाह करे कि जंग जल्द बंद हो जाए तो ये आम जो रेमिटेंस है और भी बेहतर हो सकती है। और अदरवाइज मैं चाहूँगा, समझता हूँ कि मेरा ख्याल है पहली दफ़ा है कि हम $40 बिलियन क्रॉस जी करेंगे। वेरी फर्स्ट टाइम। तो ये एक बड़ी खुशआइन बात है। और मैं तो गवर्नमेंट से ये भी कहूँगा, इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोई आसानियाँ पैदा करें। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब मिडल ईस्ट से आते हैं तो कराची और लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ना लंबी लाइनों में खड़े होते हैं। उन्होंने 10 काउंटर में से 4 खोले होते हैं, 6 बंद होते हैं, और 6 के जो स्टाफ होता है वो पीछे कमरों में बैठ के गप्पे लगाते हैं या चाय पीते हैं। तो हुकूमत को चाहिए, और ख़ास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को चाहिए कि 10 के 10 काउंटर हर शहर में खुले रखें, ताकि जो लोग दूसरे मुल्कों से आते हैं तो वो वहाँ से एयरपोर्ट से जल्दी बिल्कुल इमिग्रेशन करा अपने अपने घरों को जा सकें। जुबैर साहब, आपने सही कहा कि उनको फैसिलिटेट करना चाहिए और उनको कुछ ऑब्लाइज इस तरीके से भी करना चाहिए कि टैक्स फैसिलिटेशन हो, उनको किसी ना किसी तरीके से घर ख़रीदने पे या कार्स ख़रीदने पे वहाँ भी कुछ उनके लिए जो है वो अच्छा इनेबलिंग इन्वायरमेंट हो। तो यकीनन गवर्नमेंट इसके ऊपर काम भी कर रही है, क्योंकि लास्ट ईयर भी रेमिटेंसेस बहुत अच्छे हुए थे, हिस्टोरिक हाई हुए थे, और इस बार भी हिस्टोरिक हाई हैं। तो यकीनन ये आपने जो सजेशंस दिए हैं इन पर भी गौर किया जाएगा। ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान एंड चाइना B2B रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है और B2B इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें तकरीबन 27 हम कह सकते हैं MOU साइन किए गए, जिसमें ज़्यादातर जो बैटरी स्टोरेज है, जिसमें लिथियम है, एल्युमिनियम, डिफरेंट जो हमारे पास मिनरल्स हैं, उनके हवाले से कुछ MOUs किए गए, और अप्लाइंसेस के हवाले से। और पाकिस्तान को कहते हैं ना कि बिज़नेस फ्रेंडली कंट्री बनाने के लिए काफ़ी एक डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे, कैसा ये इनिशिएटिव दिखता है, और पाकिस्तान एंड चाइना का ये जो B2B रिलेशन है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? देखिए, इस वक्त चाइना से काफ़ी बड़े डेलीगेशन आए हुए हैं। कल भी कराची में थे, परसों भी थे, और अब वो इस्लामाबाद की तरफ गए हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो चाइनीज़ आए हुए हैं इनके आने से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें जिन चीज़ की भी ज़रूरत है वो MOU भी साइन करें और एग्रीमेंट भी साइन करें टू मैन्युफैक्चर दोज थिंग्स। जैसे आप कह रही है बैटरीज की ना, तो जी बैटरीज की हमें ज़रूरत है, तो कार बैटरी की भी और स्टोरेज बैटरीज की भी, तो वो पाकिस्तान में बननी चाहिए। अभी सब इंपोर्ट हो रही है, और इसमें बहुत सारी गुंजाइश है कि स्टोरेज बैटरीज लगे, ताकि लोगों को जो है रात के अंदर भी जो है जो आपने बिजली दिन को स्टोर की है वो रात को इस्तेमाल कर सकें। राइट। अच्छा, जुबैर साहब ये भी बताइएगा कि SIFC की मुआवनत से जेट ग्रीन एयरलाइन के आगाज़ की राहें हमवार हो रही हैं। कैसे देखते हैं SIFC की कोशिशें और इनकी सपोर्ट कितनी ज़्यादा बिज़नेस कम्युनिटी को है, और साथ साथ इतना ज़्यादा जो एक FDI के ऊपर काम किया गया है, तो रोल ऑफ SIFC कैसे देखते हैं? लेकिन रोल ऑफ SIFC ये है कि वो बराबर कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में तरक्की हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। अगरचे अभी तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट सही तरह से आ नहीं रही है, जिस तरह आनी चाहिए उस जी तरह से नहीं आ रही। लेकिन SIFC बहुत कोशिश कर रही है, लोगों को हौसला दिलाती है, फॉरेनर्स को कहती है कि वो आएँ और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। और उसको अगर आज नहीं तो कुछ अर्से के बाद मैं समझता हूँ कि उसके बेहतर असरात हम देख सकेंगे। और बाकी ये कि रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए भी जो है फॉरेन रेमिटेंसेस तो आ रही हैं। जी और हमें अब जो मेन कोशिश करनी चाहिए
कि जैसे चाइनीज कंपनीज है ना, चाइना के पास बेइंतहा दौलत है, और उनको आप किसी भी तरह से अट्रैक्ट करें कि भाई आप पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें। अगरचे उनका कंसर्न ये होता है कि जी वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है और इस किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो उनको बेहतर सहूलत और हालात पैदा किए जा सकते हैं कि वो लोग यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करें। और तमाम पाकिस्तान में खुसूसन माइनिंग के अंदर जो है बलूचिस्तान में या गिलगित बल्तिस्तान में, इन सब जगह माइनिंग के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उससे हमें उठाना चाहिए। और माइनिंग एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ से आप बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। उसमें कोई आपने नई फैक्ट्री नहीं लगानी, जी। मशीनरी ला के उसको जो है उसको एक्सट्रैक्शन शुरू कर दें, और आप जब भी काम स्टार्ट करेंगे 6 महीने के अंदर जो है वहाँ से एक्सपोर्ट शुरू हो जाती हैं। और हमारे पास माइंस में बेइंतहा ज़खायर हैं, कॉपर के हैं, गोल्ड के हैं, जिंक के हैं, लेड के हैं। ये सारे ज़खायर जो हैं, अभी ऑलरेडी कुछ चाइनीज़ कंपनीज इसमें काम कर रही हैं, कुछ बलूचिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, लेकिन वो बहुत ही केयरफुल होकर चलते हैं। उनको डर लगता है कि कोई जी खतरा खतरे से अपने आप को बचाना चाहते हैं। बिल्कुल। और इंटरनेशनली जो इम्पैक्ट है, कोर्स ये जो वार का एक सिनेरियो है वो भी अगर वाइंड अप हो जाए तो काफ़ी इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। एफडीआई के हवाले से हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन तमाम दुनिया जो है वो भी कॉशियस दिखाई देती है बिकॉज ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस। वेल, थैंक यू सो मच ज़ुबैर तुफैल साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया, साथ साथ आपको बताया आज के दिन हमने कि B2B इवेंट जो मुनक्किद किया गया पाकिस्तान और चाइना की जानिब से, यहाँ पर तकरीबन 27 से ज़्यादा MOUs साइन किए गए। और आइडिया ये है कि B2B रिलेशन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग मिलेगा। दैट इज़ इट। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।